मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, सपनों का शुरुआत एडवीज के साथ। हेलो टेंथ वालों, इडवाइस और टारगेट 95 प्लस इसमें आपका स्वागत है। ओके, तो आज के लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का आखिरी लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 4। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले जो 3 लेक्चर था वो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो थियोरी पार्ट है उसको कवर किया है, और बातों के मुताबिक हमें आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने वाला था जो आज लेके आया। ओके, तो इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस है उसको देखेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे किस तरह की सवाल आ सकता है इस चैप्टर में से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। ओके, ओके, सबसे पहले सवाल ये है, ये जो सवाल है ये टर्म वन में आया था, 2011, 13, 15 और 17 में भी आया था, सेम ही सवाल। ओके, और इस तरह के सवाल हमेशा मतलब बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है इस चैप्टर में से विशेष खास करके। ओके, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक वोल्ट मीटर दिया गया है। क्या आपको एक वोल्ट मीटर दिया गया है, ये एक वोल्ट मीटर है। ओके, और इसका ये इंडिकेटर्स है। ओके, तो आपको निकलना क्या है, लीस्ट काउंट निकलना है इस वोल्ट मीटर से। अब भाई जब भी लीस्ट काउंट निकलने की बात आती है ना भाई, सबसे पहले याद रखना लीस्ट काउंट निकलने का ये फॉर्मूला को कि हमको पहले क्या करना चाहिए कि इसमें वैल्यूड मेजर्ड इन डिवीजन, इसमें वैल्यूड कितना मेजर्ड हुआ है और नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, ये दोनों चीजों से हम लीस्ट काउंट निकल सकते हैं। सबसे पहले देखो भाई, ये वोल्ट मीटर में अगर तुम देखोगे ये लंबा वाला जो डंडा है, ये डंडा को देखो भाई, गिनो पहले, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 डिवीजन से कितना डिवीजन है, 10, और इसका कितना वैल्यू डिवीजन मतलब मेजर्ड हुआ है वो है 0.5। तो हम क्या करेंगे, 0.5 को 10 से डिवाइड करेंगे। अगर 0.5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेंगे 0.05, और ये है हमारा लीस्ट काउंट इस वोल्ट मीटर का। मतलब हर एक डंडा का जो वैल्यू है वो 0.05 है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया क्या? तो लीस्ट वैल्यू निकलने का ये वाला फॉर्मूला है। पहले सबसे पहले देखो आप, वैल्यू मेजर्ड इन एन डिवीजन, इसमें कितना वैल्यू मेजर्ड हुआ है लीस्ट वाला। ओके, और उसको हम नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करेंगे। अब नंबर ऑफ डिवीजन कितना है, इसको आप ये डंडा को गिन के बोल सकते हो। अब इसमें 10 डिवीजन है, मतलब 0.5 और 0 में से जो ये 20 का जो डंडा है ये 10 है, तो 0.5 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा जो आएंगे वो है हमारा लिस्ट वैल्यू है इस वोल्ट मीटर का। चलिए शुरू अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, सवाल पे जाते हैं। ये जो सवाल है, ये सवाल देखो, तो इस तरह के सवाल बोर्ड में देखने को मिलता है, और ये जो सवाल है 2011 में आया था, टर्म 1 में आया था। ओके, तो इस तरह के सवाल आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, सवाल को ढंग से पढ़ो। तो इसमें एक सवाल है, बताया गया कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप है वो दिखाया गया, डिपेंडेंस लिखा, क्या डिपेंडेंस मतलब डिपेंड जो करते हैं वोल्टेज करंट के ऊपर या फिर करंट वोल्टेज के ऊपर, उसके रिलेटेड एक सेटअप बनाया गया है। ओके, तो वो सेटअप जो है 4 स्टूडेंट मिलके बनाया गया है। तो 4 स्टूडेंट 4 सेटअप बनाया है, इनमें से कौन सा सेटअप सही है आपको ये निकलना है। सबसे पहला जो स्टूडेंट है वो इस तरह की एक डायग्राम ड्रॉ किया है, वी आई जैसे वी और आई के ऊपर एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ओम्स लॉ के जो था हमने पढ़ा था, V = IR। और सेकेंड स्टूडेंट कुछ इस तरह की, और थर्ड स्टूडेंट और फोर्थ स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट मिलके कि 4 सेटअप बनाया, और आपको ढूंढना है सही वाला कौन सा है। ओके, तो पहले देखो भाई, पहले जो डायग्राम है, पहला स्टूडेंट जो बनाया था सेटअप, वो सेटअप में देखो वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्टेड है, और ए मीटर क्या है भाई आपका पैरेलल में कनेक्टेड है। और आप लोग ये भी जानते होंगे शायद कि वोल्ट मीटर जो वो पैरेलल में कनेक्ट होता है और ए मीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। लेकिन इस केस में तुम देखो भाई वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्ट है, तो ये सवाल तो ये तो सही नहीं हो सकता। तो पहला स्टूडेंट जो सेटअप है वो गलत है। ओके, सेकेंड वाला देखो भाई, सीरीज में कनेक्टेड है एमीटर और पैरेलल में कनेक्टेड है वोल्ट मीटर, ये सही हो सकता है, सही हो सकते हैं। और 2 है, और 2 को हम पहले देख लेते हैं। पर थर्ड नंबर जो सेटअप है वो देखो भाई, सेटअप में एमीटर सीरीज में है, वोल्ट मीटर भी सीरीज में, ये तो हो नहीं सकता। तो मतलब 1 और 3 जो सेटअप है ये हो नहीं सकता। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ मतलब एमीटर जो है वो
सीरीज में कनेक्टेड है और वॉल्टमीटर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब भाई ये दोनों में से एक करेक्ट ऑप्शन है और आपको सही वाला ही चुनना है। तो कैसे चुनेंगे देखो भाई, तो इसमें भी सीरीज है एमीटर, इसमें भी सीरीज है एमीटर, इसमें भी पैरेलल में वॉल्टमीटर है, इसमें भी है। अब कौन सा सही होंगे? तो आप क्या करेंगे, ये बैटरी का टर्मिनल देखो, ये बैटरी का क्या देखो भाई, टर्मिनल देखो। तो भाई ये वाला बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है और वॉल्टमीटर के भी पॉजिटिव इस तरफ है, लेफ्ट की तरफ। तो मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। और अब देखो इस केस में देखो फोर्थ नंबर का देखो जो सेटअप है वो देखो, ये एमीटर तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वॉल्टमीटर देखो भाई ये नेगेटिव है इस तरफ। तो भाई पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से ही जुड़ा होना चाहिए, नेगेटिव से नहीं। ओके, तो भाई ये वाला जो ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि वॉल्टमीटर का जो प्लस माइनस है वो सिंबल मतलब गलत पोजीशन में है, इसीलिए फोर्थ नंबर भी रॉन्ग है। आपका राइट ऑप्शन है कितना, और नंबर 2 जो स्टूडेंट है उसका सेटअप सही है। आप ऑप्शन देखो भाई A1 B2, अब आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, क्योंकि बी में क्या है नंबर 2 स्टूडेंट है, तो 2 नंबर जो स्टूडेंट है उसका सेटअप थोड़ा सही हुआ। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल है आपके पास, ये सवाल आया था 2013 में आया था। सवाल क्या है, आपका दो रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, कनेक्टेड है पैरेलल, आपको इक्विवेलेंट निकलना है। तो भाई दो रेजिस्टर से दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज R1 में मान लो तो 2 ओम, R2 भी कितना है 2 ओम है, 2 ओम है। आप ये कनेक्टेड है पैरेलल में, आप इसका हमको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलने का फॉर्मूला आपको पता चल गया, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये होता है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं एक फॉर्मूला ऐड करना चाहूंगा पैरेलल कनेक्टेड के लिए, फॉर 2 रेजिस्टर्स ओनली। अगर 2 रेजिस्टर्स है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, जल्दी से आंसर आ जाएंगे बिना कोई गलती के। फॉर्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1। ये जब 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तब, हमेशा याद रखना इट इज ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स, ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स के लिए ये फॉर्मूला है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1। मैं लिख देता हूं, इट इज only for 2 resistor connected in parallel। अगर 2 रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, जल्दी से आ जाएंगे, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R1। तो ये फॉर्मूला को हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो हमको चाहिए कि R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R1, ये फॉर्मूला हमारा। और सबका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 4/4। तो काटेंगे तो कितना जाएगा 1 ओम आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया क्या? देखो और एक बार देखो भाई, और ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स। जब 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तब ये वाला फॉर्मूला यूज होंगे, दैट इज R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R1। ओके, तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल ये है आपका, भाई इस सवाल में क्या बताया गया, सेम वोल्टेज और एक डायग्राम बनाया गया है स्टूडेंट के द्वारा एक डायग्राम बनाया गया है और बताया गया कि इस डायग्राम में, इस सर्किट में कुछ फॉल्ट्स है और क्या क्या फॉल्ट्स है आपको ये 3 दिख रहा है, ये 3 फॉल्ट्स बताया गया है। और ये 3 फॉल्ट्स में से कौन सा फॉल्ट सही है, कौन सा फॉल्ट गलत है, आपको ये ढूंढना है। सबसे पहले डायग्राम को देखो भाई, ये डायग्राम में देखो भाई क्या क्या फॉल्ट लग रहा है, जेन्युइन फॉल्ट क्या क्या है। जेन्युइन फॉल्ट क्या है, देखो भाई ये एमीटर जो है R1 और R2 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, और आपको ये पता होना चाहिए कि एमीटर कभी सीरीज पैरेलल में कनेक्ट नहीं होता, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। और इसमें वॉल्टमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो सबसे पहला जो फॉल्ट है एमीटर और वॉल्टमीटर का पोजीशन। ओके, सेकंड देखो भाई, अब ये हो गया हमारा जेन्युइन फॉल्ट सिर्फ एमीटर और वॉल्टमीटर का मतलब पोजीशन का जो फॉल्ट है ये जेन्युइन फॉल्ट है। ओके, और R1 R2 एक ही वायर में है तो R1 और R2 सीरीज कनेक्टेड है। ओके, बाकी सब ठीक है। ओके, अब देखो फॉल्ट 3 फॉल्ट है, इनमें से कौन कौन सा फॉल्ट सही है, कौन कौन सा फॉल्ट गलत है, आपको ये निकलना है, ये ढूंढना है। देखो तो सबसे पहले फॉल्ट क्या बताया कि द रेजिस्टर्स R1 और R2 हैव नॉट बीन करेक्टली कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे पहले जो फॉल्ट है वो बताया गया कि R1 और R2 जो रेजिस्टेंस है यह ढंग से सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, ये सीरीज में कनेक्टेड नहीं है, ऐसा कुछ बताया। और आप देख पा रहे हो कि R1 और R2 एक ही वायर में है तो ये क्या है भाई, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो पहला जो फॉल्ट है वो गलत निकला, पहला फॉल्ट जो है वो गलत निकला।
ओके, सेकंड फॉल्ट क्या बताया, द वॉल्टमीटर हैज नॉट बीन कनेक्टेड करेक्टली कनेक्टेड इन द सर्किट। क्या बताया कि जो वॉल्टमीटर है वो सर्किट में ढंग से कनेक्ट नहीं किया गया, ये सही है, ये जो फॉल्ट है ये सही है, क्योंकि वॉल्टमीटर सीरीज में है इसमें और वॉल्टमीटर पैरेलल में होना चाहिए कनेक्टेड। और थर्ड नंबर जो आपका फॉल्ट दिया गया है, द एमीटर हैज नॉट बीन करेक्टली कनेक्टेड इन द सर्किट। एमीटर भी सर्किट में ढंग से कनेक्टेड नहीं है, ये भी सही है फॉल्ट, क्योंकि एमीटर सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए और इसमें क्या है, पैरेलल में। तो नंबर 2 और 3 जो फॉल्ट है ये सही है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए क्या है, बोथ 1 एंड 2, 1 एंड 2, भाई 1 तो गलत है ना, 2 और 3 सही है। अब 2 और 3 जिसमें है वो वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब बी नंबर ऑप्शन में देखो बोथ 2 एंड 3, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो भाई हमेशा डायग्राम के जब सवाल आ जाएंगे ना, तो आप डायग्राम को अच्छे से ढंग से देख लेना, ओके, तो हो जाएंगे। तो अगली सवाल में चलते हैं। अगली सवाल भी आपका ओम्स लॉ से है, ओम्स लॉ से ही है। और क्या बताया कि वोल्टेज और करंट का जो डिपेंडेंस है उसके बेसिस पे 3 स्टूडेंट मिलके 3 ग्राफ ड्रॉ किया है। अब इन तीनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सही है वो आपको ढूंढना है। भाई सबसे पहले आप ओम्स लॉ को याद करो। ओम्स लॉ क्या कहते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, जितना वोल्टेज बढ़ेंगे उतना करंट बढ़ेंगे। तो हम क्या करते थे, V इक्वल टू IR ले लेते हैं, इसमें R क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये एक लीनियर, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेंगे। अब भाई देखो स्टूडेंट 1 का भी स्ट्रेट लाइन है, स्टूडेंट 2 का भी स्ट्रेट लाइन है, स्टूडेंट 3 का भी स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आया है। लेकिन इन तीनों में से कौन सही है, सबसे पहले हम स्टूडेंट 3 को देख लेते हैं। भाई स्टूडेंट 3 ने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, भाई इस ग्राफ में देखो भाई ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये पीछे की तरफ भागा है, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में भागा है। तो भाई इस नेगेटिव तो नहीं हो सकता, वोल्टेज और करंट जो तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो नेगेटिव में तो नहीं जा सकता। लेकिन इस वाले ग्राफ में अगर आप गौर करोगे तो ये वाला जो देखो ये नेगेटिव के और भागा है, तो स्टूडेंट 3 का जो ग्राफ है वो तो कभी हो ही नहीं सकता। और हमारे पास अब बचा कितना, 2, एक स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 का। भाई स्टूडेंट 1 का भी स्ट्रेट लाइन आया है, स्टूडेंट 2 का भी स्ट्रेट लाइन आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट 1 का ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ और स्टूडेंट 2 का ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। अब इन दोनों में से कौन सही है ये देखने के लिए आप इसमें थोड़ा बहुत गौर करो कि ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IR और हम लिखते हैं V इक्वल टू IR, ओके। अब भाई एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन याद करो, y इक्वल टू mx प्लस c। अब ये c क्या है, कांस्टेंट। अगर ये c एक इक्वेशन में रहता है तो उसका जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे, वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होंगे। और अगर ये c नहीं रहता है, मतलब c का वैल्यू को 0 आता है या फिर नहीं रहता है, तो तब जाके उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन से बनता है। अब हमारे इस केस में देखो V इक्वल टू IR को अगर मैं ये वाला इक्वेशन से कंपेयर करूं तो V को y इक्वल टू इसमें m और x ले लेता हूं। इसमें c है क्या, c नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो ओरिजिन से ही बनेंगे, ओरिजिन से ही बनेंगे। अब देखो स्टूडेंट 1 का जो स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से नहीं बना, कुछ वोल्टेज पहले से था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, स्टूडेंट 2 का, क्योंकि इसका जो इस ग्राफ है वो ओरिजिन से ही बना है, ओरिजिन से ही बना है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट 2 कौन सा ऑप्शन में है वो करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए क्या है, स्टूडेंट 1 ओनली, ये तो गलत है, स्टूडेंट 2 ये वाला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हमारे लिए। और ये जो सवाल है टर्म 1 में आया था, 2018 में आया था, 14 में भी आया था, ओके। तो नेक्स्ट सवाल भी डायग्राम के बेसिस में है। आपको एक 2 सेटअप दिया गया है और बताए Which of the following experimental setup is correctly for verification of Ohm's law? 2 सेटअप है, दोनों में से कौन Ohm's law की वेरिफिकेशन में सेटअप जो है वो सही है। Ohm's law के बारे में, Ohm's law के जो है उसके अंदर ये सही बस बैठता है, मतलब ऐसे कि 2 सेटअप दिया है, इन दोनों में से कौन सा सेटअप सही है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ Ohm's law, ओके। अब आपको तो इतना तो याद होंगे कि Ohm's law वेरिफिकेशन करने के लिए हमको रेजिस्टर चाहिए, हमको वेरिएबल रेजिस्टर भी चाहिए, और वोल्टेज भी चाहिए, करंट भी चाहिए, की भी चाहिए, ऐसा सब कुछ चाहिए। आप देखेंगे ये इनमें से कौन सा सेटअप सही है। सबसे पहले अगर सेटअप 1 को देखोगे तो ठीक है, ये सब भी ठीक है, लेकिन इसमें वॉल्टमीटर्स क्या सीरीज में कनेक्टेड है, और आपको पता है कि वॉल्टमीटर कभी भी सीरीज में कनेक्टेड नहीं होता, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो ए वाला जो सेटअप है ये तो हो ही नहीं सकता। अब बी वाला सेटअप में सब कुछ सही है, ये वेरिएबल रेजिस्टर्स है, ये एमीटर सीरीज में कनेक्टेड है और वॉल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट है, रेजिस्टेंस भी है, कोई बात नहीं। तो बी जो सेटअप है ये सही है। अब ऑप्शन कौन सा होंगे, ऑप्शन भी बी ही होंगे। ऑप्शन क्या होंगे, बी होंगे। नेक्स्ट सवाल भाई, ये सवाल को गौर से देखो, ये सबसे आसान सवाल है।
आपको बताया था मैं क्लास में, वो प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, वो लेक्चर में बताया था कि अगर ग्राफ में से सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। और भाई आप लोगों में से अगर कोई भी बंदा न्यू है हमारे चैनल में और ये लेक्चर आके देख रहे हो, भाई आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले हमारा जो 3 लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बना है वो पहले देख लो। अगर वो समझ में आया तब जाके इसको ये जो है ये सवाल वगैरह आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, और जो बंदा नया नया आया है भाई, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल्स को, और हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। और हमारा जो चैनल से ये न्यूली है तो हमने बस हाल ही में स्टार्ट किया है और हम ट्राई करेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। ओके, तो प्लीज सपोर्ट अस। अब देखो भाई, ये सवाल देखो, गौर से देखो। इन द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर ए स्टूडेंट ऑब्टेन ग्राफ हैज शोन द फिगर। इसमें भी ओम्स लॉ ही यूज होंगे। बताया गया कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको दिखाने के लिए कुछ बच्चे, मतलब एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने एक ग्राफ प्लॉट किया है। अब इन ग्राफ में से हमको रेजिस्टेंस निकलना है। सबसे पहले ग्राफ को ध्यान दे भाई, ये ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है, VI ग्राफ। ओके, जब वोल्टेज 1 होता है तो करंट 0.1 होता है, जब वोल्टेज 2 होता है करंट 0.2 होता है, जब वोल्टेज 3 होता है तो करंट 0.3 होता है, जब वोल्टेज 4 होता है करंट भी 0.4 होता है। ऐसा एक ग्राफ बना है और आपको रेजिस्टेंस निकलना है। सबसे पहले फॉर्मूला ये वाला यूज करो, हो जाएंगे, कोई बात नहीं। V इक्वल टू आई आर है कि नहीं, हमको चाहिए क्या रेजिस्टेंस, तो R इक्वल टू V बाई आई। अब देखो भाई, जब वोल्टेज 1 था तो करंट 0.1 था, तो आप इन सब में से एक पॉइंट को ले लो, किसी भी एक पॉइंट को ले लो। मान लो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हर एक पॉइंट में आपका जो रेजिस्टेंस है वो सेम ही बनेंगे। आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इस वाला पॉइंट में मैं ले लेता हूं। इस पॉइंट में वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है और करंट कितना है 0.1। तो R इक्वल टू V बाई है, तो V कितना है इसमें 1 और करंट क्या है 0.1। तो इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएंगे 10 ओम। देखो भाई, इस पॉइंट में कितना आया 10 ओम आया। तो भाई हर एक पॉइंट में करूंगा तो भी 10 आएंगे। देखो भाई, ये पॉइंट में अगर भी निकलना है मुझे रेजिस्टेंस तो भी 10 ओम ही आएंगे। कैसे, देखो भाई, R इक्वल टू क्या है V बाई आई। अब इस पॉइंट में वोल्टेज कितना है 2 है और करंट कितना 0.2, तो 0.2। ओके, तो भाई आप ये पॉइंट को हटा दूंगा तो इसमें आ जाएंगे 10, नीचे आ जाएंगे 2, काटूंगा तो कितना आ जाएंगे 10 ओम। तो हर एक पॉइंट में रेजिस्टेंस सेम होंगे VI ग्राफ में, तो रेजिस्टेंस हो गया हमारा 10 ओम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो सवाल है ये टर्म 1 2017 में आया है। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द 1200 वाट टोस्टर इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में अगर 1200 वाट का एक टोस्टर कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, उसको हमको निकालना है। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया है वो गिवन लिखो। गिवन हमको क्या क्या दिया हुआ है भाई, गिवन पावर दिया हुआ है 1200 वाट और टाइम दिया हुआ है हमको 20 मिनट्स। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हमको क्या करना चाहिए, वाट को किलोवाट में लेना पड़ेंगे। तो वाट को अगर किलोवाट को लूंगा तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, तो 1200 डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो आ जाएंगे 1.2 किलोवाट, 1.2 किलोवाट। अब मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा, 20/60 काट दूंगा तो आ जाएंगे 1/3 आवर, 1/3 आवर। हमको चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो, हम क्या जानते हैं भाई फॉर्मूला, पावर का P इक्वल टू W/T। और आपको पता होंगे वर्क डन और एनर्जी सेम ही होता है, तो मैं लिख सकता हूँ P इक्वल टू E/T और E इक्वल टू लिख सकता हूँ P इंटू T। अब पावर कितना है 1.2, T कितना है 1/3। अगर मैं इसको काटूंगा तो आ जाएगा 0.4, तो 0.4 किलोवाट आवर है आपका आंसर। तो एनर्जी कितना कंज्यूम किया, 0.4 किलोवाट आवर। और आपको इतना भी पता होंगे 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी होता है। मैं पिछले लेक्चर में कराया था। ओके, नेक्स्ट ये वाला सवाल देखो, ये एक सवाल दिया हुआ है आपके पास है, कंसीडर द फ्लोइंग सर्किट डायग्राम R1 R2 R3 R4 R5। ओके, 3 ओम करके है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भाई एक डायग्राम है और इसमें 5 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5। ये 5 रेजिस्टर्स है, कनेक्टेड है और
पासों का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, मतलब हर एक का कितना है 3 ओम है। तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू R5 इक्वल टू 3 ओम रेजिस्टेंस, मतलब हर एक रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है भाई 3 ओम है। और बताया गया कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलना है। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलने के लिए आपको ढूंढना पड़ेंगे कौन सा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और कौन सा रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। और आपको मैंने यह भी बताया है कि अगर एक ही वायर में रहेंगे तो सीरीज और अगर जॉइंट वगैरह रहेंगे तो पैरेलल। तो सबसे पहले अगर इस डायग्राम को हम गौर करेंगे, ये जो वायर है गया ये सीरीज में है। अब देखो भाई ये वायर इसमें आके डिवाइड हो गया, एक वायर इधर गया एक वायर इधर गया, तो ज्वाइनिंग आ गया। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है दैट इज R4 और ये R3 R2 जो है इसके साथ ये R4 क्या है पैरेलल। अब देखो भाई R2 और R3 जो है ये दोनों एक ही वायर में है, तो मैं बोल सकता हूं R2 और R3 आपस में सीरीज में कनेक्टेड है और ये दोनों मिलके R4 के साथ पैरेलल कनेक्टेड है। और बाद में R1 और ये वाला वायर ये सीरीज में कनेक्टेड है, एक ही वायर में है। तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, मैं ऐसा कह सकता हूं कि नहीं R2 और R3 सीरीज में है। R2 और अगर R3 सीरीज में कनेक्टेड है तो R2 और R3 सीरीज में है तो दोनों का 3 ओम रेजिस्टेंस है, तो 3 + 3 हो जाएंगे। सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो प्लस करेंगे, आपको तो याद है। तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं सिंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन सीरीज, तो मैं इन दोनों के लिए R' लिख सकता हूं R1 + R2 सीरीज में है तो प्लस करेंगे, दैट इज 3 + 3 कितना आ जाएगा 6 ओम। अब इन ये दोनों मिलके हो गया 6 ओम और ये 6 ओम R4 के साथ क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो फिर आ गया R' एंड R4 जो है ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है कि नहीं। तो इन दोनों के लिए मैं लिख सकता हूं कि R" पैरेलल में है दो रेजिस्टर्स, पैरेलल का दो रेजिस्टर्स का फॉर्मूला क्या है R1 × R2 डिवाइड बाय R2 + R1। तो इन दोनों के लिए मैं लिख सकता हूं कि नहीं R' × R4 बाय R4 + R'। ये फॉर्मूला मैंने दिया था ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये दो रेजिस्टर बन गया, ये पूरा का पूरा 6 है, ये 6 R4 के साथ कनेक्टेड है पैरेलल में, तो दो रेजिस्टर्स का फॉर्मूला ये है R1 × R2 डिवाइड बाय R2 + R1। अब इस केस में R1 क्या है R' और R2 क्या है R4, तो इसलिए R' × R4 डिवाइड बाय R4 + R'। तो इसको मैं करूंगा तो R1 कितना R' कितना आया 6 × R4 कितना है 3 + 6, तो करूंगा तो कितना आ गया 18/9, तो हो गया हमारा 2 ओम आ गया। तो मतलब ये पूरा का पूरा ये 3 रेजिस्टर जो दिख रहा है ये तीनों को मिलके हमारे पास कितना आया 2 ओम आया। अब ये 2 ओम R5 और R1 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, एक ही वायर में है। तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं R इक्विवेलेंट, अब लिखूंगा R इक्विवेलेंट R1 + और ये तीनों मिलके हो गया हमारे पास R', कितना हो गया R' प्लस और ये R5 तीनों हो गए सीरीज में कनेक्टेड। R1 कितना है 3, R' कितना है 2 प्लस R3 कितना है सॉरी R5, ये R5 होंगे, R5 कितना होंगे 3, तो 3 + 5 3 + 2 5 5 + 3 8, तो 8 ओम हो गया हमारा आंसर। तो R इक्विवेलेंट कितना है 8 ओम रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, तो अगर एक ही वायर में रहेंगे तो सीरीज और कनेक्टेड रहेंगे तो पैरेलल। सबसे पहले ये जो सवाल है, इस तरह के सवाल में स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि वो फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। और आपको ये बात याद रखना है अगर एक ही वायर में होंगे तो वो सीरीज में है। भाई ये देखो ये एक ही वायर में है, ये दोनों सीरीज में है और ये आपस में ये देखो भाई इधर जॉइंट है इधर भी एक जॉइंट है, तो ये कनेक्टेड हुआ कि नहीं इन दोनों के साथ। तो ये दोनों सीरीज में आपस में और इस दोनों के साथ R4 क्या है भाई पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले ये वाला को सॉल्व करेंगे और बाद में सब तो एक ही वायर में होंगे ना। तो हो गया आपका कितना आ गया 8 ओम आ गया। ओके, फिर भी समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डालो, हम ट्राई करेंगे अगली क्लास में सॉल्व करने के। तो नेक्स्ट सवाल ये है स्टडी द फ्लोइंग सर्किट। एक आपको सर्किट दिया गया है और इसको आपको स्टडी करना है। सबसे पहले इसका जो वोल्टेज है ये 3 वोल्ट दिया है, दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज में है 4 ओम और 2 ओम। तो हमको बस करंट निकलना है, स्टडी करना मतलब करंट ही निकलना है। अब देखो भाई दो रेजिस्टर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएंगे R इक्विवेलेंट, सबको प्लस कर दो ना, सीरीज में है तो कितना आ गया 6 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज से तो करंट मिल जाएंगे और करंट तो सेम ही रहेंगे ना। सीरीज में क्या होता है करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो इसमें जो करंट जाएंगे ये करंट सेम ही तो रहेंगे ना। तो करंट सबसे पहले निकालो तो टोटल करंट तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है V = I R ओम्स लॉ, तो I = आ जाएंगे V/R
अब V मतलब क्या, टोटल वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 6, तो आ गया कितना 1/2, हाफ एम्पियर आ गया आपका टोटल करंट। अब इसमें से जो करंट फ्लो करेंगे ये करंट हो जाएंगे I, टोटल करंट दैट इज हाफ 0.5 या फिर हाफ एम्पियर होंगे। अब देखो भाई 2 ओम रेजिस्टर के साथ एक वोल्टमीटर है। अब वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्टेड है और आपको पता है कि जब सीरीज में कनेक्टेड होंगे करंट सेम होंगे लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होंगे, तो हमको 2 ओम का जो वोल्टेज है वो निकलना है। तो 2 ओम इस केस में देखो V इक्वल टू आई आर, करंट सेम है, वोल्टेज निकलना चाहिए। अब करंट जो ये जो करंट जाएंगे सेम ही करंट तो इसमें भी जाएंगे, तो ये करंट कितना आया 1/2 दैट इज हाफ। अब इसके रेजिस्टेंस कितना है 2, तो करेंगे तो कितना आ गया 1 वोल्ट। तो भाई ये 2 ओम रेजिस्टर्स का जो वोल्टेज है वो कितना आया 1 वोल्ट आया। कितना आया भाई 1 वोल्ट आया। हो गया, ये स्टडी करना। ओके नेक्स्ट, ये सवाल है, ये भी वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप के ऊपर सवाल है। एक स्टूडेंट है जिसको ये इस तरह की ग्राफ मिला है। अब इस ग्राफ में से आपको निकलना है रेजिस्टेंस। क्या निकलना है रेजिस्टेंस, और ये टर्म 1 2018 में आया था। अब पहले ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस निकलेंगे। तो ग्राफ देखो भाई पहले, तो ये हो गया हमारा वी आई ग्राफ, ये V ये है I, ये V और ये है I। 0 से स्टार्ट करेंगे और वोल्टेज कहाँ तक है 5 तक है, तो हम 0.5 करके लेंगे। तो ये हो गया 0.5, ये हो गया 1 होंगे 1.0, ये होंगे 1.5, ये होंगे 2.0, ये होंगे 2.5, ऐसा कुछ और नहीं लिखूंगा, इतना हो जाएंगे हमारे। अब करंट क्या है 0.1 से होंगे, तो ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे करके जाएंगे। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेंगे। जब वोल्टेज 0.5 था करंट ये था। ओके, जब वोल्टेज 1 था तो करंट था 0.2, जब वोल्टेज 1.5 था तो करंट था 0.3, जब वोल्टेज 2 था करंट था 0.4। तो ये अगर ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे। अब ये वी आई ग्राफ में से हमको रेजिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या है R इक्वल टू V बाई आई। किसी भी पॉइंट में अगर तुमको रेजिस्टेंस निकालना है तो मान लो ये पॉइंट को निकालना है तो हो जाएंगे ना। अब इसका स्लोप जो है, स्लोप भी हमको क्या देता है रेजिस्टेंस देता है, आपको याद है। अगर स्लोप के अकॉर्डिंग करेंगे तो हो जाएंगे डेल V बाई डेल आई, मतलब चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करंट। चेंज इन वोल्टेज मतलब क्या, 2 पॉइंट को ले लो, वोल्टेज का 2 पॉइंट और करंट का 2 पॉइंट ले लो। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 पॉइंट को लेऊंगा वोल्टेज का। जब करंट 1 था, तो जब वोल्टेज 1 था तो करंट था 0.2। तो डेल V मतलब क्या है, ये वोल्टेज का चेंज, तो वोल्टेज चेंज होगा कितना 1 माइनस 0.5, ये 2 पॉइंट को ले लिया मैंने, 1 माइनस 0.5। जब 1 था वोल्टेज तब करंट कितना था 0.2, माइनस जब वोल्टेज 0.5 था तो करंट कितना था 0.1। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएंगे 0.5 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएंगे 0.1 आ जाएंगे, 0.1 आ जाएंगे। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएंगे 5 ओम आ जाएंगे हमको। कितना आ जाएंगे भाई 5 ओम। तो आंसर कितना है 5 ओम। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एक सवाल है। आपके पास एक डायग्राम है, एक सर्किट डायग्राम है, और ये सर्किट में 2 रेजिस्टेंस है A और B, दोनों का सेम लेंथ है, सेम मटेरियल से बना है। सेम मटेरियल से बना है मतलब क्या, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है। बताएगा कि A जो है ये थिकर है, ये क्या है आपका थिकर देन B के हिसाब से जो A है, A का जो मतलब वायर है वो थिकर है। ओके, तो व्हिच एमीटर A1, 2 एमीटर है A1 और A2, तो विल इंडिकेट द हायर रीडिंग फॉर द करंट, गिव रीजन। आपको बताया गया कि 2 रेजिस्टेंस है A और B, 2 लेंथ वायर है मतलब बेसिकली, और दोनों वायर जो है सेम लेंथ है, लेंथ सेम है इसका, और दोनों सेम मटेरियल से बना है मतलब रेजिस्टिविटी भी सेम है। और बताया गया कि A जो वायर है इसका ये जो है ये थिकर है B से, मतलब मोटा ज्यादा है, A B से मोटा ज्यादा है, और 2 एमीटर लगाया गया है, A रेजिस्टेंस के साथ A1 एमीटर, B के साथ A2। तो दोनों एमीटर लगा हुआ है, तो कौन से एमीटर में ज्यादा करंट इंडिकेट करेंगे। आप देखो भाई, आपको बताया गया कि A B से मोटा है, तो A का जो एरिया है वो ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, और आपको पता है रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है इनवर्सली। अगर एरिया ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस कम होंगे तो करंट ज्यादा,
रेजिस्टेंस कम मतलब करंट ज्यादा। आपको पता होंगे रेजिस्टेंस मतलब क्या है, बाधा, बाधा कम तो करंट ज्यादा फ्लो कर पाएंगे। तो ए जो है, ए का एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, तो करंट तो ए से ज्यादा आ जाएंगे। तो A1 एमीटर जो है, A1 एमीटर में ज्यादा करंट शो करेंगे, ज्यादा करंट रीडिंग दिखाएंगे। ओके, तो रीजन क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, एरिया जिसका ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। ए जो है बी से थिकर है तो ए का एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। ओके, तो हम बोलेंगे कि A1 एमीटर में ज्यादा करंट जो है वो मतलब शो करेंगे, इंडिकेट करेंगे। ओके, ये जो सवाल है टर्म 1 2013 और 15 में आया था। नेक्स्ट आपको 3 बल्ब दिया हुआ, start the circuit showed in the 3 identical bulb B1 B2 B3 connected in the parallel and with a battery 4.5। 3 बल्ब है और तीनों बल्ब जो है 4.5 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है, पैरेलल। क्या है भाई, पैरेलल कनेक्टेड है। और 3 आपको सवाल है आपके पास। एक सवाल, पहला सवाल क्या है, व्हाट विल हैपन टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब्स इफ द बल्ब 3 गेट्स फ्यूज्ड। ये तीनों बल्ब्स में से अगर बल्ब 3 फ्यूज्ड हो जाएंगे तो बाकी 2 बल्ब्स का क्या हाल होंगे, ग्लो करेंगे कि नहीं। आपको पता होंगे कि ये जो पैरेलल कनेक्टेड है इसमें करंट जो है डिफरेंट रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर B3 बल्ब फ्यूज भी हो जाता है तो इन दोनों बल्ब को कोई फर्क नहीं पड़ेंगे क्योंकि करंट अलग अलग है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेंगे वो रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। ये फ्यूज्ड है तो ये बल्ब नहीं जलेंगे, नहीं ग्लो करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन B1 B2 बल्ब को घंटा फर्क नहीं पड़ता पैरेलल कनेक्टेड में। ओके, तो दूसरा सवाल क्या है, इफ द वेटेज ऑफ ईच बल्ब इज 1.5 हाउ मच रीडिंग विल द एमीटर ए शो व्हेन ऑल 3 बल्ब्स ग्लो साइमल्टेनियसली। जब तीनों बल्ब साइमल्टेनियसली ग्लो करेंगे और बल्ब सब बल्ब का अगर पावर 1.5 वाट होंगे तो एमीटर ए क्या शो करेंगे, एमीटर ए कितना करंट शो करेंगे, बेसिकली आपको ये बोला गया है। तो सवाल को देखो भाई, एमीटर मतलब क्या है, एमीटर जो है टोटल करंट, जो करंट निकलेंगे वो टोटल करंट को ये मेजरमेंट करेंगे ना। तो हमको बस टोटल करंट निकलना है और बताया गया कि हर एक बल्ब का जो पावर है वो है 1.5। अब वोल्टेज, टोटल वोल्टेज से अब टोटल करंट निकलना है। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू क्या है भाई, VI। तो अब टोटल पावर हम प्लस कर सकते हैं। ओके, जब कोई भी बात पैरेलल में कनेक्टेड होंगे और उसका पावर जो है उसको हम प्लस कर सकते हैं। पैरेलल में हम पावर को क्या कर सकते हैं भाई, प्लस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो 1.5 हर एक का है तो 3 बल्ब है, 3 का टोटल पावर कितना होंगे, तो 3 इंटू 1.5, 15 का 5 1 3 3 4 तो 4.5 तो हो गया कितना, टोटल पावर 4.5। अब टोटल वोल्टेज कितना है 4.5 तो पावर कितना है 4.5 टोटल, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो तीनों का पावर हम प्लस कर सकते हैं। और हर एक का पावर 1.5 है तो तीनों का पावर हो जाएंगे 4.5 इंटू V कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है 4.5 दिया हुआ है, 4.5 इंटू टोटल करंट I आ जाएंगे। तो I इक्वल टू आ जाएंगे कितना, 4.5 डिवाइड बाई 4.5 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो 1 एम्पियर है टोटल करंट। तो क्या बताया कि एमीटर ए क्या शो करेंगे, एमीटर ए 1 एम्पियर करंट शो करेंगे, 1 एम्पियर करंट शो करेंगे। कैसे आया पता है कि नहीं भाई, एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई भी बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उसका पावर जो है उसको हम प्लस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब ये तीनों बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है तो तीनों का पावर प्लस कर सकते हैं। हर एक का पावर 1.5 दिया हुआ है, 1.5 वाट, तो तीनों का प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। टोटल वोल्टेज कितना है 4.5 ही है। तो पावर का P इक्वल टू VI, तो I इक्वल टू V बाई I इक्वल टू क्या आ जाएंगे V बाई P, दोनों का 4.5 है तो काट देंगे तो 1 एम्पियर। तो एमीटर जो A है ये टोटल करंट जो है वो रीड करेंगे। तो टोटल करंट कितना है, एमीटर 1 एम्पियर, सॉरी कितना है 1 एम्पियर। अब देखो भाई थर्ड नंबर जो सवाल है वो थर्ड नंबर सवाल को गौर से देखो, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये तीनों का टोटल रेजिस्टेंस सर्किट है, टोटल इक्विवेलेंट निकला। भाई देखो भाई आपको टोटल करंट मिल गया, टोटल वोल्टेज है तो टोटल करंट नहीं आएंगे क्या, फॉर्मूला लगाओ V इक्वल टू IR। हमको चाहिए क्या, रेजिस्टेंस, R इक्वल टू V बाई I। और आपको पता है इसका जो वोल्टेज है टोटल वो है 4.5। करंट आपका कितना है, टोटल करंट 1 एम्पियर। तो हो गया ना 4.5 ओम है इसका टोटल रेजिस्टेंस, 4.5 है इसका टोटल रेजिस्टेंस। चलो अगली सवाल पे, अगली सवाल। ओके, कंसीडर द सर्किट शोड इन द डायग्राम, फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर्स। 3 ओम रेजिस्टर्स का आपको क्या निकलना है, आपको करंट निकलना है। ओके, फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टर्स। अब देखो भाई
भाई ये जो सर्किट है, ये सर्किट देखो भाई, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है और ये सीरीज में कनेक्टेड है। टोटल वोल्टेज दिया हुआ है और आपको क्या चाहिए, 3 ओम से कितना करंट जाएंगे, कितना करंट जाएंगे। और आपको इतना पता होंगे कि पैरेलल कनेक्टेड में वोल्टेज सेम होता है। अब इसका जो वोल्टेज होंगे इसका भी सेम ही वोल्टेज होंगे, वोल्टेज सेम होता है। सवाल क्या है भाई, सबसे पहले क्या बताया कि 3 ओम का जो करंट निकलना है, तो सबसे पहले ये दोनों में कितना वोल्टेज यूज हो रहा है। अब इसका करंट निकलना है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, V = IR। तो आपको 3 ओम रेजिस्टर्स का क्या करना है, करंट निकलना है। तो 3 ओम रेजिस्टर्स का वोल्टेज कितना होंगे, टोटल वोल्टेज दिया हुआ है 12 ओम। तो हमको क्या करना चाहिए, 3 ओम का वोल्टेज अगर आ जाएंगे तो तब जाके इसके करंट निकल सकते हैं। तो अब वोल्टेज कैसे निकालोगे, तो भाई ये दोनों आपस में क्या है भाई, पैरेलल कनेक्टेड है, तो दोनों में वोल्टेज तो सेम रहेंगे। दोनों में वोल्टेज क्या रहेंगे भाई, सेम रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल करंट निकल लेते हैं। टोटल वोल्टेज से टोटल करंट, टोटल कैसे निकलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए हमको। सबसे पहले देखो 6 और 3 जो है ये दोनों पैरेलल में है और आपस में 10 के साथ सीरीज में है। हम टोटल करंट सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस निकलने के लिए हम सबसे पहले ये तीनों रेजिस्टेंस को हम सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेंगे। ओके, तो 3 और 6 के पैरेलल में है, तो 3 और 6 के लिए R' मान लो तो टोटल रेजिस्टेंस तो हो जाएंगे कितना, R1 × R2 डिवाइड बाय R2 प्लस R1। तो कितना आ जाएंगे 18/9, तो काट देंगे तो कितना आ जाएंगे 2 ओम रेजिस्टर्स, कितना आ जाएंगे 2 ओम। तो 2 ओम और 10 के साथ कितना क्या है, सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आ जाएंगे हमारा 10 + 2 हो जाएंगे कितना, 12 ओम है हमारा टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज है 12 और टोटल रेजिस्टेंस भी 12 ओम है। तो करंट कितना हो जाएंगे, V = IR। तो I मतलब क्या, टोटल करंट। तो टोटल करंट के लिए टोटल वोल्टेज देना पड़ेंगे। टोटल वोल्टेज कितना है, V/R। V कितना है 12, R भी कितना है 12, 1 एम्पियर है टोटल करंट, 1 एम्पियर है टोटल करंट। अब देखो भाई इन दोनों के बीच में हमको क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। अब वोल्टेज चाहिए तो देखो भाई, तो ये जो करंट है 1 एम्पियर करंट यहाँ तक आ जाएंगे, इधर आके ये I1 हो जाएंगे, ये I2, करंट डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो भाई ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अब करंट क्या है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएंगे, टोटल करंट 1 एम्पियर आ जाएंगे। तो अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम रहेंगे, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ कि नहीं, इन दोनों के लिए V = IR, इन दोनों के लिए मुझे वोल्टेज चाहिए, टोटल वोल्टेज। तो टोटल करंट, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो करंट तो 1 ही आ जाएंगे, करंट 1 एम्पियर इंटू R। इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया हमको, 2 ओम आया। तो I × 2, 1 × 2 दैट इज 2 वोल्ट है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों रेजिस्टर्स का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। कितना है भाई, 2 वोल्ट है। और आपको पता है ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, तो इसका जो वोल्टेज रहेंगे सेम, इसी का भी सेम वोल्टेज रहेंगे। अब दोनों का वोल्टेज 2 वोल्ट तो है। तो अब देखो भाई 3 ओम का हमको करंट चाहिए। अब देखो भाई 3 ओम का करंट चाहिए। अब 3 ओम का हमको करंट अगर निकलना है तो V = IR, तो I = V/R। अब V हमको कितना मिला, 2 मिला। इन दोनों के लिए कितना मिला, 2, वोल्टेज तो सेम ही रहेंगे। तो 2/R कितना है भाई, R कितना है 3 है, तो 3, तो 2/3 हो गया आपका करंट, 2/3 है आपका करंट। तो 3 ओम में से कितना करंट पास होंगे, 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर करंट पास होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये एक सवाल है, सवाल में क्या क्या पूछा, सबसे पहले सवाल बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, 2015 और 17 में आया था, टर्म 1 में आया था। एक स्टूडेंट है, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विद 4 सेल, 4 सेल लेके वो परफॉर्म किया था विद रेजिस्टेंस वायर एंड एन एमीटर इन सीरीज एंड ऑब्जर्व दैट व्हेन द नंबर ऑफ सेल्स इन द सर्किट इज डिक्रीज, the value of current through the wire also decreases. Name the law that is involved in the experiment and okay, and wire its mathematical forms. Okay, VI graphs for 2 resistors and their series combination are shown in the figure. Which graph represent the series combination of the graph of other two give regions. आपको पता है कि एक स्टूडेंट है जो परफॉर्म किया था 4 सेल लेके, और उन्होंने देखा कि अगर नंबर ऑफ सेल में डिक्रीज कर दूंगा, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में कितना सेल लिया, 4 सेल लिया, 4 सेल लिया स्टूडेंट, और देखा क्या, जब मैं सेल घटाता हूं तो करंट भी घट जाता है। और इसमें कौन सा लॉ यूज किया है भाई, सेम देखो भाई, अगर वोल्टेज घटा रहा है तो करंट भी घट रहा है। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ यूज हो रहा है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, नेम द लॉ, कौन सा लॉ यूज हो रहा है, तो हम लिखेंगे ओम्स लॉ यूज हो रहा है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। ओम्स लॉ ये कहता है वोल्टेज अगर कमेंगे,
और तो फिर करंट भी घटेंगे, अगर वोल्टेज घटेंगे तो करंट भी घटेंगे। तो इसमें अगर सेल घटाएंगे तो वोल्टेज घटेंगे, वोल्टेज घटेंगे तो करंट भी घट जाएंगे। तो ये कौन सा लॉ यूज हुआ? ओम्स लॉ यूज हुआ। और बताया गया कि एक ग्राफ है वीआई ग्राफ, एबीसी 3 रेजिस्टर्स है, इन तीनों में से कौन सा रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है? क्या है? सीरीज में। भाई बिल्कुल इजी है, आपको बस दिमाग लगाना है। भाई सीरीज है, सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या होता है? सबको प्लस कर देता है, प्लस कर देता है मतलब क्या? मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। तो सीरीज कनेक्टेड में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो हमको ये वीआई ग्राफ में एबीसी में हमको ये नोटिस करना है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो सीरीज में कनेक्टेड है। और आपको पता होंगे कि वीआई ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको रेजिस्टेंस देता है, दैट इज आर इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन का वैल्यू थीटा के हिसाब से बढ़ जाएंगे, थीटा जिसका ज्यादा होंगे उसका टेन का वैल्यू भी ज्यादा हो जाएंगे। और आपको देखना है इन तीनों में से किसका थीटा, किसका एंगल ज्यादा है। अब देखो भाई ए का एंगल ये है, बी का ये है, सी का ये है, किसका एंगल ज्यादा है? किसका थीटा ज्यादा है? तो देखो भाई ए का जो थीटा है, एंगल है, ये ज्यादा है। थीटा का एंगल ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होंगे। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे तो वो सीरीज कनेक्टेड में है। तो आंसर हो जाएंगे क्या? ए जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है। क्यों है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हम क्या पाते हैं कि वीआई ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है? रेजिस्टेंस देता है, आर इक्वल टू टेन थीटा। अब ए का थीटा ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो वो सीरीज में कनेक्टेड है। क्या है भाई? सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, टू लैम्प्स वन रेटेड। भाई ये जो सवाल है ये सवाल बहुत ही मजेदार है। ये सवाल आता है 2020 में आया था, ऐसा ही सवाल है, सिर्फ वैल्यू चेंज किया है। 2020 में ये सवाल आया था, लेकिन तब ये जो वोल्टेज, ये जो पावर दिया है, ये पावर 10 वाट दिया हुआ था। कितना? 10। 2020 में इसी तरह की सवाल आया है जहां पे ये 60 के जगह 10 दिया है। तो सवाल सेम ही आता है, सिर्फ वैल्यू को चेंज किया गया है। तो भाई देखो भाई इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व करना है। आपको दो लैंप दिया हुआ है, एक लैंप का वाट है 100 वाट और एक का 60 वाट, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। मेन सब है भाई पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो हमेशा याद रखना, तो वो क्या होंगे भाई? उसका वोल्टेज सेम रहेंगे। तो वोल्टेज कितना है भाई? 220 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। तो हमको क्या करना चाहिए? फाइंड द करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब्स। दो बल्ब्स में करंट कितना है? टोटल करंट नहीं पूछा। 2020 में जो सवाल आया था उसमें टोटल करंट पूछा। अब इस सवाल में टोटल करंट नहीं पूछा, हर एक बल्ब में कितना करंट ड्रॉन होता है उसको निकलना है। सबसे पहले फॉर द फर्स्ट बल्ब के लिए मैं पावर P1 लेता हूं, वो है 100 वाट और वोल्टेज सेमी होंगे 220 वोल्ट। तो भाई आपको P1 मतलब फर्स्ट बल्ब का करंट निकलना है। तो फॉर्मूला क्या है? P1 इक्वल टू मिली तो V बाई I1, करंट I1 लेता हूं तो आ जाएंगे I1 इक्वल टू P1 बाई V। P1 कितना है? 100 और V कितना है? 220। तो काट देंगे तो ये आ जाएंगे कितना? 0.45 एम्पियर। 0.45 एम्पियर आ जाएंगे इसका करंट। तो I1 का मतलब बल्ब 1 का करंट है 0.45। ओके, उसी तरह हम बल्ब 2 का लेंगे। बल्ब 2 मतलब सेकेंड बल्ब के लिए पावर P2 लेता हूँ, 60 वाट है, वोल्टेज सेमी होंगे 220 वोल्ट। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? P2 इक्वल टू V। I2 लेता हूँ तो I2 इक्वल टू आ जाएंगे P2 बाई V। P2 कितना है? 60 बाई V कितना है? 220। काट देंगे तो ये काटेंगे तो आ जाएंगे कितना? 3/11 आ जाएंगे। तो इसको काटेंगे तो आ जाएंगे 0.27 एम्पियर। तो बल्ब 1 का जो करंट है वो 0.245 और बल्ब 2 का 0.27, ये अलग अलग होगा। और अगर आपको टोटल करंट पूछा होता, याद रखना पैरेलल कनेक्टेड में जितना पावर है उसको प्लस कर सकते हैं। तो ये पैरेलल कनेक्शन है, पावर को प्लस करो, दैट इज 100 प्लस 60 हो गया टोटल पावर। टोटल पावर हो गया कितना भाई? ये P टोटल लेता हूं मैं, 160 वाट है टोटल पावर और वोल्टेज भी कितना है टोटल? 220 वोल्ट। अगर टोटल करंट निकलना होता है तो ऐसे करेंगे, टोटल पावर और टोटल वोल्टेज, तो करंट भी टोटल ही आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या है? P इक्वल टू VI। अब I इक्वल टू V बाई I। तो V कितना है? 220 और I इक्वल टू V बाई P, सॉरी पावर कितना है? 160। तो 0 काट जाएंगे तो 2 से करेंगे तो कितना जाएंगे? 11, ये जाएंगे 8। तो 11 बाई 8 आता है आपका एम्पियर। और अगर आप प्लस करोगे 0.45 प्लस 0.27, ये दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएंगे? 2, 4 एंड 6, 7, तो 0.72 एम्पियर आ जाएंगे टोटल करंट। और इसको अगर सॉल्व करोगे ये भी आ जाएंगे 0.72 एम्पियर ही आ जाएंगे टोटल करंट। ओके,
तो भाई अगर एक एक करके आपको करंट निकलना है तो वो बोला फॉर्मूला सेम है, P इक्वल टू वी आई। अगर टोटल करंट निकलना है तो सबको क्या करोगे तुम, पावर को प्लस करो, टोटल वोल्टेज के साथ डिवाइड कर दो, अब जितना आ जाएंगे वो टोटल करंट है। तो टोटल करंट कितना 0.72 एम्पियर है। नेक्स्ट सवाल क्या है, हाउ वुड द रीडिंग ऑफ द वॉल्टमीटर इफ इट चेंजेस कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, जस्टिफाई योर आंसर। आपको एक सर्किट डायग्राम दिया है, बताया गया कि अगर मैं सी और डी को कनेक्ट करूंगा तो वोल्टेज कितना चेंज होंगे। टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट दिया हुआ है, ओके और ये 3 रेजिस्टर से तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। सबसे पहले इस सीरीज में है तो करंट सेम होंगे, सबसे पहले हम करंट निकलेंगे। अब सी और डी को मैं मतलब सी और डी को कनेक्टेड करूंगा इसमें वॉल्टमीटर, तो भाई सी और डी का तो वोल्टेज अलग होंगे क्योंकि सीरीज कनेक्टेड में वोल्टेज डिफरेंट होता है। अब हमको ये वाला वोल्टेज ही निकलना है, ये वाला वोल्टेज ही निकलना है। अब वोल्टेज निकलने के लिए हमको करंट तो चाहिए क्योंकि V इक्वल टू आई आर, आर तो 2 है लेकिन करंट क्या है, अब ये सीरीज में है तो टोटल करंट जो है इसका वही करंट हो जाएंगे, तो हमको करंट चाहिए। टोटल करंट के लिए क्या क्या चाहिए, अब टोटल करंट निकलना है तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल वोल्टेज चाहिए। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये तीनों सीरीज में है तो मैं लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट दैट इज टोटल करंट, तीनों को प्लस कर दो 1 + 3 + 2 तो आ गया कितना 6 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज कितना, टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट है, करंट हमको निकालना है, निकालो टोटल करंट, तो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर, V कितना है 3, R कितना है 6 दैट इज 1/3 वोल्ट, 1/2 वोल्ट और 1/2 एम्पियर करंट है ना, तो 1/2 मतलब क्या 0.5 एम्पियर है टोटल करंट। तो टोटल करंट आया, तो जो करंट यहाँ से पास करेंगे वही करंट तीनों में सेम ही होंगे, करंट सेम होंगे। अब देखो भाई जब ये वॉल्टमीटर ए और बी के साथ कनेक्टेड हुआ था तब वोल्टेज कितना हुआ करते थे, क्योंकि सीरीज कनेक्टेड में वोल्टेज अलग होंगे तो ए और बी का वोल्टेज अलग होंगे, सी और डी का वोल्टेज अलग होंगे। तो सबसे पहले ए और बी का वोल्टेज देख लेते हैं भाई। इस केस में जो वोल्टेज है उसको अगर निकालेंगे ए और बी, ए एंड बी के बीच का जो वोल्टेज है V इक्वल टू क्या हो जाएंगे आई आर। अब आई जो है अब इस वोल्टेज को मैं VAB दे देता हूँ नाम, VAB मतलब ए और बी का वोल्टेज निकलना है। अब करंट तो सेम होंगे सीरीज कनेक्टेड में, करंट क्या हाफ, आर कितना इसमें 1 तो हाफ वोल्टेज ही रहेंगे। देखो भाई VA और B के बीच का जो वोल्टेज है वो हाफ वोल्ट 0.5 वोल्ट, कितना होंगे भाई 0.5 वोल्ट ही होंगे, ओके। अब जब ये जो कनेक्टेड है जब C और D के साथ कनेक्ट करेंगे, सवाल में भी यही है, C और D के साथ कनेक्ट करेंगे तब वोल्टेज कितना बनेंगे। अब देखो C एंड D के बीच का जो वोल्टेज है इसको मैं VCD लिखता हूँ, VCD इक्वल टू आई आर। अब इसमें I कितना है हाफ, R कितना है 2 तो काट देंगे तो कितना आ जाएंगे 1 वोल्ट, कितना आ जाएंगे 1 वोल्ट। तो भाई C और D के बीच में अगर कनेक्ट कर दूंगा तो टोटल वोल्टेज हो जाएंगे 1 वोल्ट, मतलब C और D का वोल्टेज, भाई टोटल वोल्टेज 3 है। अब इसका क्या है हाफ है और इसका क्या है भाई 1 वोल्ट है, ओके। तो भाई जब मैंने क्या किया भाई C और D को कनेक्ट किया तब वोल्टेज 1 वोल्ट बना। अब A और B के बीच का वोल्टेज हाफ वोल्ट हुआ। भाई आपको याद है कि नहीं ये वाला रिलेशन V इक्वल टू आई आर। अब इसमें करंट सेम तो वोल्टेज ज्यादा, सॉरी रेजिस्टेंस ज्यादा होंगे तो वोल्टेज भी ज्यादा होंगे, है कि नहीं। अब देखो भाई इस केस में देखो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसका 2 ओम है, तो 1 ओम का वोल्टेज हाफ मिला, 2 ओम का कितना मिला 1 मिला, तो रेजिस्टेंस बढ़ा तो वोल्टेज भी बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो वोल्टेज भी बढ़ा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। सी और डी के साथ अगर कनेक्ट करूंगा तो वोल्टेज हो जाएंगे 1 वोल्ट, क्यों हो जाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो वोल्टेज भी ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू ए और बी, ओके। जल्दी से देखो, घर में प्रैक्टिस करते जाओ भाई, घर में प्रैक्टिस करते हो। ऐसे तो मैं दिखा रहा हूं भाई ना, ये भाई जब आप ये आंसर घर में करोगे ना तो खुद से डिजाइन मतलब जो ऑर्गेनाइज तरीके से करोगे। अब मैं ये आप मैं क्या कर रहा हूं भाई, इसमें सिर्फ आपको भाई कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, किस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे, किस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे, बस उसी को दिखा रहा हूं इसमें। घर में जब करोगे कॉपी पेन लेके ना तो आप ढंग से करिए। अब इसमें क्या करा था मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा अनऑर्गेनाइज तरीके से हुआ, ओके। तो घर में जब आप करोगे तो ढंग से करना। नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल क्या है भाई, आपको एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट और करंट थ्रू 20 ओम। भाई आप देखो भाई ये एक सर्किट डायग्राम है, R2 और R3 पैरेलल में है और R1 सीरीज में, क्योंकि इसमें जाके 2 वायर डिवाइड हो गया तो ज्वाइनिंग होंगे तो सीरीज में नहीं पैरेलल में होंगे, तो 60 और 30 जो है ये पैरेलल कनेक्टेड है, ओके। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकलने के लिए कहा, ओके। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि R2 एंड R3 जो है ये पैरेलल में है, क्या भाई
ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इन दोनों के लिए मैं R डैश ले लेता हूँ टोटल करंट, टोटल वोल्टेज, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस। तो आप इसका फॉर्मूला क्या होंगे, R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R2। अब R2 कितना है 60 इंटू 30 प्लस 60। अब इसको मैं करूँगा तो कितना आ जाएंगे 18 0 0, ये आ जाएंगे 90, तो काट दूंगा, ये काट दूंगा तो 220, तो 20 ओम आ गया इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस। अब ये 20 ओम जो R डैश है वो R डैश अब R1 के साथ क्या है सीरीज में होंगे, तो R डैश एंड R1 जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों के लिए मैं R इक्विवेलेंट लेता हूँ। R इक्विवेलेंट लेंगे तो प्लस करेंगे R डैश प्लस R1, तो प्लस करेंगे तो 20 प्लस 20 हो जाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 40 ओम। तो भाई टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब क्या है, टोटल ही रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 40 ओम है इस सर्किट का, हो गया। अब नेक्स्ट टोटल करंट निकला, तो टोटल वोल्टेज से, टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है, टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम, तो हमको टोटल करंट निकलना है, तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू आ जाएंगे V बाई आर, V कितना है इसमें 10, R कितना है 40, तो काट देंगे तो आ जाएंगे 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर है इस करंट। आप क्या बताएं कि द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 20 ओम, 20 ओम में से कितना करंट पास होंगे वो करंट निकलना है। सबसे पहले देखो भाई टोटल करंट कितना है भाई 1/4 एम्पियर, तो भाई ये बैटरी में से 1/4 एम्पियर करंट निकलेंगे, तो सेम करंट तो R1 का भी तो हो जाएंगे ना। अब R1 सीरीज में है तो सीरीज में होंगे तो करंट सेम होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं R1 के थ्रू 1/4 एम्पियर करंट ही पास होंगे। तो वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टर, 20 ओम रेजिस्टर्स में से कितना करंट पास होंगे 1/4 एम्पियर ही पास होंगे, क्योंकि R1 बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल करंट जो होंगे वो करंट R1 का भी होंगे। अब टोटल करंट कितना आया 1/4 एम्पियर आया, और सेम करंट R1 का भी होंगे। आई होप आपको समझ में आया होंगे। ओके, तो नेक्स्ट सवाल, और सवाल नहीं सॉरी, थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको और सब कुछ समझ में आया। अगर फिर भी कोई बातें आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, हम उसका रेक्टिफाई करने की ट्राई करेंगे। और मेरा हिंदी जो है इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, इसीलिए कहीं कहीं पे मैं थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट कर जाता हूँ, तो इसके लिए आई एम सॉरी। और मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा आगे कि और मेरा जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है, जो मैं बातें करने का ढंग है, ये अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो कोई बात नहीं, लोग एक दिन में परफेक्ट नहीं होता, मैं धीरे धीरे परफेक्ट बन जाऊंगा। कोई बात नहीं, परफेक्ट नहीं बना लेकिन इंप्रूव तो कर जाऊंगा। और मुझे इतना एश्योरेंस है कि अगर आप ये लेक्चर लैंग्वेज को अगर अवॉइड कर देते हो, तो अगर ये लेक्चर ढंग से या फिर कॉन्सेंट्रेट से आप देखते हो तो आपका थोड़ा बहुत फायदा तो हो ही जाएंगे। और मैं इतना ग्रांटेड और एश्योरेंस दे सकता हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के 4 लेक्चर पूरा किया है तो इलेक्ट्रिसिटी का हर एक सवाल आपसे सॉल्व हो पाएंगे। मतलब किसी भी तरह के सवाल हो जाए तो आपसे सॉल्व हो पाएंगे, इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट भरपूर दिया है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज के इधर इधर हो जाता है। और हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे साइंस सिखाने के लिए आया हूँ, फिजिक्स सिखाने के लिए आया हूँ, लैंग्वेज नहीं सिखाने के लिए आया हूँ। ओके, तो हो जाता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है, तो हिंदी थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाएंगे। तो थैंक यू विडवाइट सैम, आज के लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली लेक्चर जो हम मैग्नेटिज्म के ऊपर लाएंगे। ओके, तो